हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट का डिस्कशन किया, हमने लिपिड्स का डिस्कशन किया, प्रोटीन्स का डिस्कशन किया, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के बारे में भी डिस्कशन हुआ। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम फ्रेशली डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस लेक्चर और यहाँ से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एमएसटी सीटी में भी और नीट में भी। ठीक है, आप अब इवन ये वाला सेक्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन। सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। ऑल दिस एंजाइम आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। हम सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, अब एंजाइम, ये जो डिस्कवरी है, एंजाइम क्या है? बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। और एंजाइम की जो डिस्कवरी है सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड बचनर। ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो thousands of different chemical reaction takes place automatically at a given time at a tiny living cell। तो यहाँ पे बोला है कि बड़े थाउजेंड्स या हम बोल सकते हैं हजारों लाखों रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं एट अ टाइम। और ये सारे रिएक्शन हम देखते हैं बड़े फास्ट, बड़े तेजी के साथ होते हैं ना। और ये सारे के सारे रिएक्शन जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी में एंजाइम कैरी आउट करवाते हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एट द बॉडी टेम्परेचर। और ये सारे रिएक्शन एंजाइम से कैरी आउट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो का मतलब लिविंग, कैटलिस्ट लिविंग। एंजाइम हमारे रिएक्शंस को क्या करते हैं? एक तरीके से स्पीड अप करते हैं, एनहांस करते हैं। दूसरा हम डिस्कशन ये करते हैं कि एंजाइम की डिस्कवरी किसने करी थी? तो एंजाइम की डिस्कवरी की थी डॉक्टर एडवर्ड बचनर ने। उन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट पे इसका डिस्कशन ये किया था, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट में बड़ी जल्दी फर्मेंटेशन हो गया, मतलब बुलबुले निकलने लगे CO2 के। तो उन्होंने समझा कि कुछ तो ऐसी चीज है जो कि रिएक्शन को कैरी आउट करवा रहा है और ये रिएक्शन ईस्ट से कैरी आउट हो रही है। ये उनको मतलब ईस्ट के एंजाइम से कैरी आउट हुई, तो इनको पता चला। तो आगे जाके ईस्ट के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को करवा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने नाम दिया इन ईस्ट। इन ईस्ट का मतलब ईस्ट के अंदर, है ना। इन का मतलब एन और जाइमा का मतलब ईस्ट। ठीक है, तो इन जाइमा ने इन ईस्ट। ठीक है, तो ये नाम निकल के आया इन ईस्ट यानी एंजाइमा। तो ईस्ट के अंदर पहली बार एंजाइम को डिस्कवर किया गया था, इसीलिए ईस्ट से ये नाम निकल के आया एंजाइमा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। एंजाइम जो है काफी स्मॉल, मतलब बेसिकली हम देखते हैं बड़े स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शन से लेके बड़े लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन को एंजाइम कैटलाइज करते हैं। ठीक है, ईच एंजाइम कैटलाइज अ स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शन, स्पेशली परहैप्स ओनली वन। कभी कभी एंजाइम एक रिएक्शन कैटलाइज करती है, तो कभी कभी एक साथ बहुत सारी रिएक्शन को भी कैटलाइज करती है। ठीक है, अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। एंजाइम या तो जहां पे बन रही है, जिस जगह पे बन रही है वहीं पे एक्ट करती है, तो उसको एंडो एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम जिस जगह बनती है वहां से दूर किसी दूसरे सेल में जाके अगर एक्ट करती है तो उसको एक्सो एंजाइम बोलते हैं। तो वो भी डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। द सब्सटेंस अपॉन विच एंजाइम एक्ट इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट। जिस चीज के ऊपर एंजाइम एक्ट करती है, जिस चीज के ऊपर एंजाइम अपना एक्शन शो करती है, उसे हम सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। सबस्ट्रेट जिसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। एंजाइम जो विद इन अ सेल, इसी सेल में बनी और उसी सेल में ये सिंथेसाइज हुई और वहीं पे वो काम कर रही है, उसको एंडो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम विच आर सिंथेसाइज्ड विद इन अ सेल एंड सिंथेसाइज्ड एंड एक्ट विद इन अ सेल, इट इज कॉल्ड एज एंडो एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का यहाँ पे बोला है एग्जांपल, एंजाइम प्रोड्यूस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आप एग्जांपल देखो, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम होती है वो क्लोरोप्लास्ट में ही बनती है, वहीं पे काम करती है, वो एंडो एंजाइम है। ठीक है, दूसरी एंजाइम विच सिंथेसाइज्ड इन अ सेल एंड एक्ट आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे वही बोला है, इफ दे एक्ट आउटसाइड द सेल, वो बनती जहां है उससे अगर वो बाहर जाके काम करती है, ठीक है, तो उसे एक्सो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सो एंजाइम। तो ऐसी एंजाइम फंजाई बनाते हैं। फंजाई अपने अंदर एंजाइम बनाते हैं, वो बाहर रिलीज करते हैं और बाहर फिर उस एंजाइम से वो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने सबसे पहले समझा कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, लिविंग रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं। दूसरा, एंजाइम की डिस्कवरी एडवर्ड बचनर ने करी थी। ठीक है, यीस्ट में करी थी, इसलिए इसका नाम एंजाइमा यानी इन यीस्ट रखा गया। ठीक है, इसके बाद एंजाइम छोटी रिएक्शन, मतलब कम रिएक्शन से लेके बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन को भी कैरी आउट करवा सकती है। आगे हमने देखा एंजाइम जिस चीज पे एक्ट करती है उसे सबस्ट्रेट बोला जाता है। अगर एंजाइम एक सेल में बन रही है, वहीं पे काम कर रही है, तो उसे एंडो एंजाइम बोलेंगे। अगर एक सेल में बन रही है, दूसरे किसी जगह जाके काम कर रही है, तो उसको एक्सो एंजाइम बोलेंगे। एक यहाँ पे फैक्ट दिया है, आपने चीज खाया होगा। चीज खाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है कि दूध से चीज बनाने के लिए दूध को फाड़ना पड़ता है। तो दूध को फाड़ने के लिए, दूध को एक तरीके से ये करने के लिए, ठीक है, दूध को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कोएगुलेट करने के लिए। कोएगुलेट का मतलब उसके छोटे वो गड़े बनाने के लिए, फाड़ने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं? रेनेट टैबलेट डालते हैं। रेनेट टैबलेट क्या होता है? एंजाइम होते हैं जिसमें रेनिन होता है। रेनिन नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? ये बेसिकली
दूध के पार्टिकल को सेपरेट करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो रेनेट टैबलेट आर यूज्ड फॉर कोएगुलेटिंग मिल्क केसिन, ठीक है, कंटेन रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम कौन से टैबलेट में होती है? रेनेट टैबलेट, जो चीज बनाने में यूज होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, और ये कहाँ से लिया जाता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टमक ऑफ काफ। ये भी बोला है, काफ का जो स्टमक होता है, पेट होता है, उससे लिया जाता है। काफ बोले तो बकरी जैसे, ठीक है। आगे का डिस्कशन हम ये करते हैं कि नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम के नेचर क्या है? एंजाइम सबसे पहले तो प्योरली प्रोटीनिशियस होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसी एंजाइम है जो आरएनए है, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड है, वो प्रोटीन नहीं है। जब आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करता है तो उसे राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है। व्हेन आरएनए एक्ट एज एन एंजाइम इट इज नोन एज राइबोजाइम। तो हम क्या बोल रहे हैं? सारी एंजाइम प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो ऑल एंजाइम आर प्रोटीनिशियस एक्सेप्ट आरएनए। यहां पे लिखता हूं मैं, एक्सेप्ट आरएनए। सारी एंजाइम प्रोटीन है, सिर्फ आरएनए प्रोटीन नहीं है, राइबोजाइम प्रोटीन नहीं है। राइबोजाइम बोल सकते हैं, राइबो, 2 मिनट, राइबोजाइम, ठीक है। राइबोजाइम इज नॉट एन प्रोटीन, ठीक है। तो प्योरली प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं सारे एंजाइम। एंजाइम कॉन्जुगेटेड होते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब कुछ एंजाइम तो सिंपल प्रोटीन होते हैं, कुछ एंजाइम क्या होते हैं? सिंपल प्रोटीन होते हैं। सिंपल प्रोटीन जो जिसको किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ एंजाइम क्या होते हैं? कंपाउंड प्रोटीन होते हैं। कंपाउंड मतलब जिनको कुछ एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए। या तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोएंजाइम हो सकता है। यहाँ पे देखो कोएंजाइम लिखा हुआ है, ठीक है। या तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोफैक्टर हो सकता है। 3 तरीके से ये नाम दिया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम या कोफैक्टर। कोफैक्टर को मेटल आयन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हम देखते हैं फॉर्मली, फॉर्मली मतलब बड़े टाइटली बाइंड होता है किसके साथ? एंजाइम के साथ, एंजाइम के साथ। अगर आप इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को किसी भी तरीके से रिमूव करने की कोशिश करते हो तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाती है। मतलब ये इतना टाइटली पैक्ड है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के साथ, अगर आपने उस प्रोस्थेटिक ग्रुप को निकाला तो आपकी एंजाइम ही इनएक्टिव हो गई, खत्म हो गई, डीनेचर हो गई, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल आप ले सकते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप का हीम। हीम जो है वो कैटालेज एंजाइम में होता है। हीम कौन से एंजाइम में होता है? कैटालेज एंजाइम में होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आप बोल सकते हो कोएंजाइम। कोएंजाइम में आप क्या बोलते हो? कि ये जो है लूजली बाइंड होता है एंजाइम के साथ। इसकी बाइंडिंग कैसी होती है? थोड़ी लूज होती है, आराम से ऐसे निकल सकती है, ठीक है। तो एंजाइम के साथ इसकी बाइंडिंग लूज होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, आपको याद रखना है, ये लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ। एग्जाम्पल दिया है NAD, FMN, ठीक है। ये कुछ ओ एंजाइम के नाम है। इसके बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है ये मेटल आयन होते हैं। मेटल आयन जैसे कि आयरन मेटल आयन है, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेस में होता है, आयरन हम देखते हैं कैटालेज में होता है। इसके अलावा जिंक होता है, मैंगनीज होता है, मैंगनीज नाइट्रोजनस में होता है, मोलिब्डेनम होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो अलग अलग तरीके के आपके रिएक्शंस में यूज होते हैं। मतलब कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर एंजाइम के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ एंजाइम अकेले काम करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम को काम करने के लिए साथ में एक सपोर्टर चाहिए, ठीक है। तो कुछ एंजाइम जो अकेले काम करते हैं उनको सिंपल एंजाइम बोलते हैं, जिसको साथ में सपोर्टर चाहिए उनको कॉन्जुगेटेड एंजाइम बोलते हैं। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में क्या है आपका? या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो टाइटली बाइंड होगा, या तो कोएंजाइम जो लूजली बाइंड होगा, या कोफैक्टर। जो कोफैक्टर क्या करता है? एक तरफ एंजाइम को पकड़ के रखता है और एक तरफ सबस्ट्रेट को पकड़ के रखता है। ऐसे दोनों को पकड़ के रिएक्शन कैरी आउट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे का डिस्कशन हम करते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं Mg++। मैग्नीशियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कहाँ पे? हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी के लिए। जिंक होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस की एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, PgAl डिहाइड्रोजनेस रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज में होता है, ग्लाइकोलिसिस में PgAl डिहाइड्रोजनेस, उसमें भी जिंक चाहिए होता है हमें। तो ऐसे बहुत सारे, मोलिब्डेनम हमको चाहिए होता है नाइट्रोजनेस के एंजाइम में, ये आपने प्लांट वाटर रिलेशन में पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी एंजाइम्स हमको चाहिए होती है, उसके कोफैक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है। आगे का डिस्कशन हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल। हमने बोला था सारी एंजाइम 3D स्ट्रक्चर यानी टर्शरी स्ट्रक्चर में काम करती है। ऑल एंजाइम वर्क इन अ टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सारी की सारी एंजाइम आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर में काम करती है, ठीक है। प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में काम नहीं करती। उनकी जो एक्टिव साइट होती है, देखो एंजाइम में एक्टिव साइट होती है। अब थोड़ा मैं आपको इसमें डायग्रामेटिकली बताता हूँ। देखो क्या होता है कि हमारे पास ये जो एंजाइम है, मान लो ये अल्फा हेलिक्स है, फिर आपके पास ये बीटा प्लेटेड शीट है, फिर आपके पास ये अल्फा हेलिक्स है, फिर आपके पास ये बीटा प्लेटेड शीट है, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स है फिर से। तो ऐसे आपके पास एक एंजाइम है। अब इसमें आप देखो कि 2-3 जगह ऐसे पॉकेट बने, पॉकेट, एक पॉकेट यहाँ पे बना, ठीक है, एक पॉकेट आपका यहाँ पे बना, ये एक पॉकेट बना आपका, ठीक है, एक पॉकेट यहाँ पे बना एंजाइम में, ये एक पॉकेट बना। तो ऐसे ये जो पॉकेट बने हैं इसको आप एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है। यहाँ पे क्या बाइंड हो सकता है?
सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप बोलते हैं एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो आपके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है ऑल द एंजाइम हैव अ स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे विच हैव 1 और मोर एक्टिव साइट, एक या एक से ज्यादा एक्टिव साइट हो सकती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, ठीक है। और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं इसको। एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखो, एंजाइम क्या करता है, बड़े स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन कैरी आउट कर सकता है। एक अकेला एंजाइम 200, 300, 400, 1000, 2000 रिएक्शन कैरी आउट कर सकता है। तो आप बोलते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैरी आउट लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन, और उसमें भी वो यूज नहीं होता, इट इज नॉट यूज्ड अप इनटू द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सुक्रोज कैन हाइड्रोलाइज ओवर 1 लाख टाइम सुक्रोज एज कंपेयर टू इट्स ओन वेट, ठीक है। तो एंजाइम 1 लाख सुक्रोज मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है, सुक्रेज एंजाइम, ठीक है। तो ऐसी इसकी काबिलियत है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्शन को कैरी आउट करता है, बट ये एंजाइम रिएक्शन में यूज नहीं होता, ठीक है। आगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, ऐसा ही एंजाइम किसी पे भी काम नहीं करता, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। मतलब सुक्रेज सुक्रोज को ही मारेगा, ठीक है, सुक्रोज को ही ब्रेक करेगा वैसे तो, ठीक है। कोई दूसरा एंजाइम माल्टेज ले लो, माल्टोज को ही ब्रेक करेगा, लाइपेज लिपिड को ही ब्रेक करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए को ही ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू कैटलाइज वन स्पेसिफिक रिएक्शन एंड एसेंशियली नो अदर परहैप्स मोर सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे बोला है कि हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, किसी और को वो एक्ट नहीं करता किसी और पे, ठीक है। तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज पे ही एक्ट करेगा, और फॉर एग्जांपल हम ले ले माल्टेज एंजाइम माल्टोज पे ही एक्ट करेगा, लाइपेज लाइपेज पे ही एक्ट करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन पे ही एक्ट करेगा, ठीक है। आगे का डिस्कशन हम करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, कि एंजाइम को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, एक पीएच चाहिए, स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। कुछ एंजाइम एसिडिक होते हैं तो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं सबसे अच्छा, कुछ एंजाइम बेसिक पीएच पे काम करते हैं सबसे अच्छा। कुछ एग्जांपल लिखे, एसिडिक पीएच का एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन देखो एसिडिक पीएच पे बेस्ट काम करता है, स्टमक में होता है, ठीक है। एक है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपका बेसिक पीएच पे काम करता है, अल्कलाइन यानी इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ये दोनों प्रोटीएज है, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर हम देखते हैं हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। अब देखो एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन को आप 60 या 70 डिग्री टेम्परेचर दोगे तो वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड ऑन द 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और हर एंजाइम को अपना एक बेस्ट टेम्परेचर चाहिए, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो किसी भी एंजाइम को 20 डिग्री से नीचे नहीं चाहिए, तो 20 to 35 डिग्री सेल्सियस ये हर एंजाइम का एक तरीके से बेस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे वो अपना बेस्ट एक्शन शो करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर, नेम ऑफ एंजाइम। एंजाइम के नाम 3 तरीके से दिए जाते हैं। पहला, जो भी एंजाइम है उसके आखिर में सफिक्स में एज लगाया जाता है, जैसे कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, ठीक है, ट्रांसअमाइनेज। मतलब हर एंजाइम के नाम के आगे एज लगाया जाता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, प्रोटीएज, सुक्रेज, न्यूक्लियेज एक्सेट्रा, ठीक है। पहला तो आपको एज लगाना है, ठीक है। दूसरा, जिस सबस्ट्रेट पे वो काम कर रहा है उस सबस्ट्रेट का नाम और एज, जैसे प्रोटीन पे काम कर रहा है प्रोटीन और एज, सुक्रेज पे काम कर रहा है सुक्रोज, सुक्रोज का सुक्रेज और एज, ठीक है, न्यूक्लियेज, ठीक है। ये दूसरा आप क्या कर सकते हो, नेमिंग अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन, कि कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो डिहाइड्रोजिनेज। अगर वो कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, मतलब CO2 को ऐड कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अगर वो डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, मतलब CO2 को रिमूव कर रहे हैं तो डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है। अगर वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेज। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू फंक्शन भी आप उसको नाम दे सकते हो। पहला कि वो कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है वैसे नाम दो, एज लगा दो आखिरी में। फिर वो कौन सा फंक्शन काम लगा रहा है, फंक्शन यूज कर रहा है तो फंक्शन पे नाम दे दो, उसको एज लगा दो आखिरी में। फिर एक और तरीका है यहाँ पे कि जिस चीज से, जिस सोर्स से एंजाइम को ऑब्टेन किया वैसे नाम दिया जाए, कि जहां से एंजाइम को हमने निकाला, आइसोलेट किया, उसके नाम पे नाम दिया जाए। जैसे एक एंजाइम है पपायन, पपायन को हमने पपाया से अलग किया। ब्रोमेलिन, ब्रोमेलिन को हमने पाइनएप्पल, अब सर बोलोगे पाइनएप्पल से तो पाइनएप्पलेन देना चाहिए था, है ना। तो ऐसा नहीं है, ब्रोमेलिन जो है वो पाइनएप्पल की फैमिली होती है, ब्रोमेलिसी, ठीक है। ब्रोमेलिसी एक पाइनएप्पल की फैमिली का नाम है। तो पाइनएप्पल की फैमिली ब्रोमेलिसी से हमने पाइनएप्पल से लिया तो ब्रोमेलेन दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एज क्यों नहीं लगाया तो उसका आइडिया मुझे नहीं है, जिन्होंने नाम दिया उन्होंने ये नाम एक तरीके से उन सोर्सेस पे से दिया। हाँ, आखिर में एज जरूर नहीं लगाया। ऐसे ही बहुत सारी एंजाइम है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, उसमें भी एज नहीं लगा होता है, ठीक है। तो ये बहुत पहले दिए हुए नाम है और वो अभी भी चल रहे हैं,
ठीक है। तो अभी जितने भी एंजाइम को नाम दिया जाता है उसके सफिक्स में एज लगाया जाता है, ठीक है। और नाम देने के 3 तरीके हैं। पहला, वो कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है उसको यूज करके नाम दे दो, एज लगा दो आखिरी में। फिर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, उसके ऊपर एज लगा दो, ठीक है। या तो आप जिस सोर्स से उसको आइसोलेट कर रहे हो उसके नाम से उसको नाम दे दो, ठीक है। जैसे पपायन पपाया से, ब्रोमेलिन पाइनएप्पल से। याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नॉमेनक्लेचर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एंजाइम का नामकरण करती है, ठीक है। इन्होंने एक तरीका खोज के निकाला। उन्होंने सोचा कि हम एज भी लगाएंगे आखिरी में, और उन्होंने सोचा कि हम सबस्ट्रेट का भी नाम लगाएंगे जिस सबस्ट्रेट पे वो काम कर रहा है, और हम उस फंक्शन का भी नाम लगाएंगे जो फंक्शन वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो नाम में 2 चीजें ऐड करेंगे हम, एक तो सबस्ट्रेट का नाम और दूसरा फंक्शन। फंक्शन इंडिकेट्स द रिएक्शन कैटलाइज, है ना, कौन सी रिएक्शन हो रही है वो भी, ठीक है। तो दोनों चीजें हम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पाइरुवेट पे एक्ट कर रहा है तो पाइरुविक, डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है तो डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो पाइरुवेट सबस्ट्रेट हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई, तो दोनों का नाम दिया उन्होंने, सबस्ट्रेट और रिएक्शन। तो पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है। कैटलाइजेस यहाँ पे बोला है CO2 को रिमूव किया जाता है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन किया जाता है, ठीक है, ऐसा। दूसरा ही एक एंजाइम ऐसे ही दिया है, ग्लूटामेट ट्रांसअमाइनेज। तो ग्लूटामेट पे एक्ट कर रहा है, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन कर रहा है, तो ग्लूटामेट ट्रांसअमाइनेज। तो हमने क्या समझा नॉमेनक्लेचर में? नॉमेनक्लेचर में हमने देखा कि नाम में सबसे पहले तो एज लगाना जरूरी है, ASE सफिक्स में, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि नाम 3 तरीके से दिया जाता है, या तो सबस्ट्रेट के बेसिस पे, या तो रिएक्शन फंक्शन के बेसिस पे, या तो तीसरा कि सोर्स, जो सोर्स से हम आइसोलेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। फिर एंजाइम नॉमेनक्लेचर का ये जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंजाइम नॉमेनक्लेचर, इन्होंने अपना दिमाग लगाया। इन्होंने बोला कि हम नए तरीका का नॉमेनक्लेचर निकालेंगे, उसमें सबस्ट्रेट का भी नाम डालेंगे और जो रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है वो भी डालेंगे, और उस पे एज में सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम का नाम दिया गया। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का टॉपिक। अब देखो, एंजाइम को क्लासिफाई किया जाता है 6 क्लासेस में। कितने? 6 क्लासेस में एंजाइम को क्लासिफाई किया जाता है। और सबसे पहला क्लास है एंजाइम का ऑक्सीडो रिडक्टेज। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। तो ये वो एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। एग्जांपल दिया है, अल्कोहल और NAD के साथ अगर रिएक्शन करो तो आपको क्या मिलता है? एसिटाल्डिहाइड। ये एनारोबिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो अल्कोहल में अगर आप NAD का ये रिडक्शन करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड में साथ में NADH2 बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, NAD का रिडक्शन हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ पे एंजाइम जो यूज हुई अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस वो एंजाइम है जो बेसिकली क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। एग्जांपल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो अल्कोहल ने अपना हाइड्रोजन NAD को दिया, तो यहाँ पे NAD का क्या हुआ? NAD का रिडक्शन हुआ, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ। ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं? ये अपना एक फंक्शनल ग्रुप एक जगह से, मतलब यहां से फंक्शनल ग्रुप यहां जाता है, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो ATP क्या करता है? अपना फॉस्फेट ग्लूकोज को देता है। ATP अपना फॉस्फेट, एक फंक्शनल ग्रुप है, ग्लूकोज को देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज ने ले लिया वो फॉस्फेट। तो ग्लूकोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो ट्रांसफर कर रहा है किसको? फंक्शनल ग्रुप को, फॉस्फेट को ट्रांसफर कर रहा है ग्लूकोज पे, ठीक है। तीसरा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, किसी भी चीज में वाटर ऐड करके उसका ब्रेकडाउन कराना, ठीक है। तो आप बोलोगे बाय एडिशन ऑफ वाटर वी आर ब्रेकिंग डाउन द मॉलिक्यूल, ठीक है। द एंजाइम आर कैटलाइजेस हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। हाइड्रोलिटिक मतलब वाटर ऐड करके लाइसिस करना, ब्रेक डाउन करना। दिस क्लास इंक्लूड अमाइलेज। अमाइलेज मतलब स्टार्च को ब्रेक करता है, ठीक है। प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक करता है। लाइपेज लिपिड को ब्रेक करता है। तो सुक्रोज देखो, सुक्रेज एक एंजाइम है, सुक्रेज वो क्या करता है? वाटर ऐड करेगा सुक्रोज में, और सुक्रोज में क्या करेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अलग कर देगा। याद करो, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बना होता है। अगर इसमें पानी डाल दो तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। लाइसेजेस क्या करते हैं? बिना वाटर ऐड किए ये क्या करता है? बेसिकली बिना वाटर ऐड किए चीजों को ब्रेक करता है, और वहां पे जहां से वो ब्रेक करता है वहां पे वो डबल बॉन्ड छोड़ देता है। एग्जांपल ऐसा देखो, इसको एग्जांपल ऐसा देखो, 2 मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, एक कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, ठीक है। तो अगर ये X को भी हटा दिया, Y को भी हटा दिया, मतलब आपने ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए, और ये कार्बन के बीच में फिर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो आपने ये बोला कि आपने बिना पानी ऐड करे आपने दोनों मॉलिक्यूल को हटा दिया और बीच में डबल बॉन्ड ला दिया। तो वो जो है रिएक्शन वो लाइसेजेस करवाता है। एग्जांपल है हिस्टिडीन, एक अमीनो एसिड है, इसमें अगर डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, मतलब उसमें से CO2 लॉस करेंगे तो हिस्टामीन बन जाएगा, ठीक है। तो CO2 लॉस किया जाता है, इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन को लॉस किया गया, और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। आइसोमराइजेस क्या होता है? आइसोमराइजेशन रिएक्शन मतलब जिसमें केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाम से ये अगेन रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ग्लाइकोलिसिस।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज अपना फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, उसको आप बोल रहे हो आइसोमराइजेशन रिएक्शन। दैट इज द एंजाइम कैटलाइजेस द रिएक्शन, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट करता है ये, स्ट्रक्चरल, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है, तो उसको आइसोमराइजेशन बोलते हैं। एग्जांपल एपीमरेज, आइसोमरेज, म्यूटेज वगैरह वगैरह, जाइलोज आइसोमरेज, ठीक है। लाइगेजेस क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है। दीज आर एंजाइम जो कि कैटलाइज करते हैं कोवैलेंट लिंकेज, मतलब कोवैलेंट लिंकेज फॉर्म करवाता है, बॉन्ड फॉर्म करवाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्म करवाता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी लगती है। क्या लगती है, एनर्जी। एग्जांपल देख लो, पाइरुवेट में यहाँ पे पाइरुवेट और CO2 को जोड़ा जा रहा है, पाइरुवेट और CO2 को जोड़ के यहाँ पे क्या बना रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट बनाया जा रहा है, ठीक है, और साथ में ATP का एनर्जी भी यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना सकता है ये, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बना सकता है, कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बना सकता है अपना ये कार्बन और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे अलग अलग बॉन्ड ये बनाते हैं, ठीक है। अब आगे का डिस्कशन हम करते हैं, ये रिएक्शन या एक्सपेरिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये बड़ा जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन देखो क्या है, हम एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं कि एंजाइम किस पे एक्ट करता है, सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है, और सबस्ट्रेट को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। द बाइंडिंग साइट जो है एक्टिव साइट होती है, द बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट to the enzyme causes changes in the distribution of the electron in the chemical bond of the substrate and ultimately causes the reaction। यहाँ पे बोला है कि जब सबस्ट्रेट आपके एंजाइम पे बाइंड करता है, ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम पे बाइंड करता है, तो एंजाइम में ये कुछ केमिकल चेंजेस करवाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स में उसके चेंजेस करवाता है, और जब वो चेंजेस होते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होती है, और रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ये प्रोडक्ट धीरे धीरे बनना चालू हो जाता है और प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब एंजाइम फिर से तैयार है नई साइकिल को ये करने के लिए, मतलब नए सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसके बारे में दो थ्योरीज दी गई है कि एंजाइम का बाइंडिंग और सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट का बाइंडिंग किस तरीके से होता होगा, इसकी दो थ्योरीज है। पहली थ्योरी लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल देने वाले साइंटिस्ट थे एमिल फिशर। तो यहाँ पे नाम दिया है देखो, एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने 1894 में लॉक एंड की मॉडल दिया। इन्होंने बोला कि एंजाइम में जो भी एक्टिव साइट है वो एक तरीके से एंजाइम एक लॉक की तरह काम कर रहा है, एंजाइम इज एक्टिंग लाइक अ लॉक, ठीक है, और ये जो सबस्ट्रेट है इट इज एक्टिंग लाइक अ की, ठीक है, और ये की स्पेसिफिक होती है लॉक के लिए, मतलब ऐसे की जो है ये आपके लॉक में स्पेसिफाइड फिक्स हो जाएगी, ठीक है, और फिर एंजाइम क्या करेगी, उसको सबस्ट्रेट को बना के रिलीज कर देगी, सबस्ट्रेट को बना के रिलीज कर देगी, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा बीच में ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर आप आगे क्या डिस्कशन करते हो, ये मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लोगों ने इसको ज्यादा एक्सेप्ट भी नहीं किया, ठीक है। दूसरा मॉडल दिया गया कोशलैंड के द्वारा। ये मॉडल था इंड्यूस फिट मॉडल। ये कोशलैंड ने 1959 करीब करीब आप देखो 60-70 साल बाद ये मॉडल आया, ठीक है। अब ये जो मॉडल दिया गया कोशलैंड के जरिए, उन्होंने बोला कि एंजाइम जो है पहले एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें एंजाइम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबस्ट्रेट लूज बाइंडिंग करता है, लूज बाइंडिंग, फिर एंजाइम अपना कन्फर्मेशन चेंज करता है, उसको टाइट बाइंडिंग करता है, ठीक है, और फिर टाइट बाइंडिंग करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और रिलीज करता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एंजाइम पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ लूज बाइंडिंग करता है, फिर एंजाइम अपना कन्फर्मेशन चेंज करके टाइट बाइंडिंग करता है और फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में रिलीज करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, कोशलैंड ने एक इंड्यूस फिट थ्योरी प्रपोज की, इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। इन्होंने बोला कि एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस होता है, इट इंड्यूसेस सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट इंड्यूस करता है कन्फर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम, ठीक है। इट इज मोर एक्सेप्टेड मॉडल, ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था अनलाइक लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। एंजाइम का फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ये मॉडल दिखाता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट अंटिल द टाइम सबस्ट्रेट इज कंप्लीटली बाउंड, है ना, तो ये तब तक इंटरेक्शन करता है जब तक सबस्ट्रेट प्रॉपर्ली बाइंड ना हो जाए, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा एक तरीके से। ये दोनों मॉडल बड़े काम के और दोनों मॉडल के साइंटिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन से वो फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एंड एक्टिविटी विच लिमिटिंग रेंज ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट एंजाइम में ऐड कर रहे हो, जैसे जैसे आप एंजाइम में सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो, वैसे वैसे एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट फुल हो जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ
कि मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने 10 एंजाइम डाली, 10 एंजाइम, और हर एंजाइम में एक एक्टिव साइट है। हर एंजाइम में एक्टिव साइट कितनी है? एक। तो टोटल एक्टिव साइट कितनी होगी? 10 टोटल एक्टिव साइट हो गई। टोटल एक्टिव साइट 10 हो गई, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब मैंने यहाँ पे एक सबस्ट्रेट डाला, तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बैठ गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर मैंने दूसरा सबस्ट्रेट डाला, तो अभी भी एक्टिव साइट पे बैठ गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में बनाए, तो मैं बोल रहा हूँ मैंने ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैंने एक सबस्ट्रेट डाला, वो एक्टिव साइट पे बैठा, रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। मैंने दूसरा सबस्ट्रेट डाला, रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ा, तीसरा डाला और बढ़ा, चौथा डाला और बढ़ा, पांचवा और बढ़ा, छठवा और बढ़ा। मान लो यहाँ पे 10 डाल दिए, पूरे के पूरे 10 हो गए। अब 10 के बाद मैंने 11 डाला, 11 ठीक है, या 12 डाला, तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारी एक्टिव साइट क्या हो चुकी होगी? फुल हो चुकी होगी। ऑल एक्टिव साइट फुल हो चुकी होगी, सैचुरेशन आ चुका होगा। सैचुरेशन का मतलब सारी जगह भर गई, एक्टिव साइट सारी की सारी भर गई। अब तभी नया सबस्ट्रेट बाइंड करेगा जब वो पुराना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये वो जगह है जहां पे मुझे वेलोसिटी हाईएस्ट है, मतलब ये वी मैक्स बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? वी मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो। देखो ये इस ग्राफ में देखो आप, यहाँ पे आपने क्या किया, धीरे धीरे आपने सबस्ट्रेट ऐड करना शुरू किया। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जा रहा है। एक टाइम आया जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट फुल हो गई, सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन। अब इस पॉइंट पे एंजाइम की कितना भी आप सबस्ट्रेट डाल लो, सबस्ट्रेट डालते जा रहे हो आप 200 300 400, लेकिन एक्टिव साइट तो फुल हो गई ना भाई। तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हो? वी मैक्स। इसको आप बोलते हो वी मैक्स, ठीक है। ये वाला ये वैल्यू, ये 100 होगा, 200 होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, वी मैक्स। फिर आप क्या करते हो? वी मैक्स आपको पता करना है कि एग्जैक्टली कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे, ये एग्जैक्टली कौन सा वो कॉन्सेंट्रेशन था जिसपे वी मैक्स आया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक तरीके से वी मैक्स का हाफ ले लिया, हाफ ऑफ वी मैक्स, ठीक है। हाफ ऑफ वी मैक्स को केएम बोलते हैं। हाफ ऑफ वी मैक्स को क्या बोलते हैं? केएम। केएम यानी मैकाइलीज मेंटेनेंस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है बुक में आगे, ठीक है। तो केएम लेते हैं आप, 50% ऑफ वी मैक्स को आप केएम बोलते हैं। 50% ऑफ वी मैक्स को आप क्या बोलते हैं? केएम वैल्यू, ठीक है। केएम आपको क्या बताता है? केएम आपको ये बताता है कि कौन से एंजाइम की एफिनिटी सबसे ज्यादा है, मतलब कौन से एंजाइम की एफिनिटी, कौन से एंजाइम बहुत जल्दी सबस्ट्रेट से बाइंड हो रहा है। इसको ऐसे समझो, मैं आपके साथ एक ग्राफ बना रहा हूँ अगेन, ठीक है। एक ग्राफ मैं अगेन बना रहा हूँ, ये वाला, ये मेरे पास एक ग्राफ है, 2 मिनट, ठीक है। एक ग्राफ हम बना रहे हैं आगे केएम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? देखो, हमने ये समझा कि यहाँ पे ये वी मैक्स है, ठीक है। वी मैक्स या वेलोसिटी है, वेलोसिटी, सॉरी, वी मैक्स नहीं, वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन है, वेलोसिटी, ठीक है। अब ये वेलोसिटी में यहाँ पे 5 दे रहा हूँ, यहाँ पे 50 दे रहा हूँ, यहाँ पे 200 दे रहा हूँ, यहाँ पे 400 दे रहा हूँ, और यहाँ पे 500 दे रहा हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूँ, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500 वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे मैंने बढ़ाया यहाँ पे, और यहाँ पे आके मेरे को वी मैक्स मिल गया पहले ग्राफ का। ये पहला एक एंजाइम है, एंजाइम 1, एंजाइम 1। दूसरे एंजाइम का वी मैक्स मुझे ये मिला, थोड़ा छोटा कर दिया ना मैंने, ठीक है। दूसरे एंजाइम का वी मैक्स मुझे ये मिला, ये एंजाइम 2। तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सी एंजाइम है जिसकी अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग एफिनिटी, अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं, तो ये मुझे वी मैक्स से पता चलेगा। कैसा? वी मैक्स से पता चलेगा, मतलब केएम से पता चलेगा। ये वी मैक्स मेरा यहाँ पे 400 आया, यहाँ पे मेरा वी मैक्स मान लो यहाँ पे 300 आ गया, 300, 200 और 500 के 50 के बीच में 100 आ गया, 100, ये 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वी मैक्स 400, यहाँ पे वी मैक्स 100। हम बोल रहे केएम क्या है? केएम क्या है? केएम हाफ ऑफ वी मैक्स, केएम हाफ ऑफ वी मैक्स है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इसका केएम, एंजाइम 1 का, एंजाइम 1 का केएम क्या आया? 1 का केएम हाफ ऑफ वी मैक्स यानी कितना आया? ये 400 का आधा 200, 200, ठीक है, 200 आया, ठीक है। और इसका केएम क्या आया? 100 का आधा 50, 100 का आधा 50, ठीक है। तो 50, यहाँ पे मैं केएम ले रहा हूँ, ये वाला, ये इसका केएम हो गया रेड वाले का, ठीक है, और ये इसका केएम हो गया,
ये इसका 50, इसका Km हो गया। अब आप देखो ये जो वी मैक्स मैंने 200 का लिया, ये 1 का 200 एंजाइम मतलब 200 के रेट पे पहुंचने के लिए एंजाइम को कितना एक्टिव साइट पे बाइंड करना पड़ा? 50% सैचुरेशन बोलेंगे ना इसको, ये आधा सैचुरेशन हो गया 50%, ये पूरा सैचुरेशन हो गया 100%। तो 50% एक्टिव साइट को बाइंड करने के लिए इस एंजाइम को कितना ग्राम सब्सटेंस लगा? यहाँ पे 200, 300, 250 लगा, 250 ग्राम सब्सटेंस लगा, ठीक है। और 1 की केएम वैल्यू, ये 2 की केएम वैल्यू देखो, 2 की 50 केएम वैल्यू आई, तो 50 के हिसाब से इसको कितना लगा? 100 और 200 के बीच में 50 ही लगा। तो आपने बोला कि 50% एंजाइम को बाइंड होने के लिए इसको 250 ग्राम सब्सटेंस लगा और इसको सिर्फ 50 ग्राम सब्सटेंस लगा। मतलब सोचो इस बारे में कि एक एंजाइम है जिसको 200 मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए यहाँ पे 50% सैचुरेशन आ रहा है, मतलब 200 मॉलिक्यूल 200 ग्राम सब्सटेंस को बाइंड करने के बाद 50% सैचुरेशन आ रहा है। और एक एंजाइम है जिसको सिर्फ 50 मॉलिक्यूल बाइंड करने के बाद 50% सैचुरेशन आ रहा है। मतलब जल्दी कौन बाइंडिंग कर रहा है? जल्दी 50 मॉलिक्यूल 50% सैचुरेशन कर रहा है, और 200 मॉलिक्यूल बड़े लेट से 250% सैचुरेशन कर रहा है। तो आप बोलोगे कि जिस एंजाइम का केएम वैल्यू कम है, ये एंजाइम जिसका केएम वैल्यू कम है, उसका बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप क्या बोलोगे? केएम वैल्यू का कम होना बाइंडिंग एफिनिटी को दिखाता है, बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होता है, ठीक है। जिसकी केएम वैल्यू जितनी कम उतनी उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा, जिसकी केएम वैल्यू उतनी ज्यादा उतनी बाइंडिंग एफिनिटी कम, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसकी केएम वैल्यू कितनी है? 250, और इसकी केएम वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 जिसकी कम है उसकी एफिनिटी ज्यादा है, बड़े जल्दी 50 मॉलिक्यूल 50% एक्टिव साइट फुल कर गए, ठीक है। और यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल 50% एक्टिव साइट फुल कर गए। तो यहाँ पे बाइंडिंग एफिनिटी, अट्रैक्शन किसकी ज्यादा है? जिसकी केएम वैल्यू कम है, जिसकी केएम वैल्यू कम है, ठीक है। फिर आप देखते हो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। आप लॉजिक लगाओ, एंजाइम बढ़ा रहे हो मतलब क्या बढ़ा रहे हो? एक्टिव साइट बढ़ा रहे हो। अब एक्टिव साइट बढ़ते जाएंगे तो फिर जितनी ज्यादा एक्टिव साइट रहेगी उतने रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो आप डालते ही रहोगे। तो आप एक्टिव साइट बढ़ा रहे हो मतलब क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता। तो मतलब जितना आप बढ़ाओगे उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये रुकेगा नहीं। तो आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे? केएम वैल्यू आप जितना एक्टिव साइट बढ़ाते हो उतना वो बढ़ते जाता है, ठीक है। जितना एक्टिव साइट को आप बढ़ाओगे उतना वो बढ़ते जाएगा। अब आगे का डिस्कशन देखो, ठीक है। तो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ाओगे, जितना एक्टिव साइट बढ़ाओगे उतना वो बढ़ते जाएगा। तो ग्राफ ऐसा सीधा आएगा, लीनियर, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में देखो, टेम्परेचर हम देखते हैं हर एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बेस्ट काम करता है, ठीक है। उसी को उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, उसी को उसका क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये देखो, तो एक एंजाइम में मान लो वो 40 डिग्री पे बेस्ट काम कर रहा है, तो 40 डिग्री उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, उससे 10 डिग्री कम भी करोगे तो एंजाइम का रिएक्शन रेट ड्रॉप हो रहा है, और उससे 10 डिग्री ज्यादा भी करोगे तो एंजाइम का रिएक्शन रेट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा करोगे तो एंजाइम तो मर ही जाएगा ना, तो ड्रॉप ही हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है। तो हम बोलते हैं एंजाइम जिस टेम्परेचर पे अपना बेस्ट काम करता है उसको उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। पीएच देखो, पीएच भी ऐसा ही है कि एंजाइम जो पीएच पे बेस्ट काम करता है। अब कुछ एंजाइम एसिडिक होते हैं, अगर ये 2.2 पे काम कर रहा है तो हम बोलेंगे पेप्सिन है, बेस्ट काम कर रहा है। अगर ये 9.1 पे काम कर रहा है तो हम बोलेंगे ट्रिप्सिन है, बेस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एंजाइम जो है अपना पीएच भी ऑप्टिमम रखता है, मतलब एंजाइम को पीएच भी कैसा चाहिए? ऑप्टिमम चाहिए। अगर आप ग्राफ बना रहे हो ऐसा, ठीक है, और आप बोल रहे हो पीएच ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है, ऐसे पीएच है। तो मैं यहाँ पे एक एंजाइम बना रहा हूँ जिसका ऐसा ऑप्टिमम पीएच यहाँ पे आ रहा है 2 पे, ठीक है, 2 पे। तो मैं बोल रहा हूँ ये एसिडिक एंजाइम पेप्सिन है, एसिडिक है ये एंजाइम, ठीक है, एसिडिक नेचर में काम करती है। एक ये 7 पीएच पे अगर कोई एंजाइम काम कर रही है ऐसी, तो मैं बोलूंगा ये अमाइलेज है, ये 7 पे ऑप्टिमम काम कर रही है, 7 से आगे पीछे काम नहीं कर रही, ठीक है। फिर एक पीएच 9 पे अगर कोई एंजाइम बेस्ट काम कर रही है तो मैं उसको ट्रिप्सिन बोलूंगा, ये बेस्ट काम कर रही है, बेसिक एंजाइम है, बेसिक। तो हर एंजाइम अपने पीएच पे काम करती है, मतलब अगर उसका पीएच उसको सही मिलेगा, क्योंकि एंजाइम क्या है? चार्जेस का बैलेंस। प्रोटीन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, अगर प्रोटीन में एसिडिक और बेसिक कंडीशन में उसको डालोगे तो उसका नेचर चेंज होगा। ये हमने पढ़ा है प्रोटीन में, ठीक है। प्रोटीन को अगर एसिडिक या बेसिक कंडीशन देते हो तो उसका नेचर चेंज होता है, क्योंकि वो बैलेंस चार्ज होता है पूरा प्रोटीन। तो अगर कोई प्रोटीन एसिडिक है तो वो एसिडिक मीडियम में काम करेगा एंजाइम, है ना। अगर कोई प्रोटीन एंजाइम जो है, एंजाइम ही प्रोटीन है ना बेसिकली, तो अगर वो बेसिक है तो वो बेसिक पीएच पे ही काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है।
अब आगे अदर सब्सटेंस जैसे कि ये आपने कोफैक्टर कोएंजाइम वगैरह डालने से भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, कोएंजाइम कोफैक्टर डालने से, ठीक है। आगे का इनिबिटर याद रखने की जरूरत है। इनिबिटर क्या करता है, ये एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। इनिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। दो टाइप के इनिबिटर होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, वो हमको अभी नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्पिटिशन करता है सबस्ट्रेट के साथ, एक कॉम्पिटिशन नहीं करता। आगे का डिस्कशन है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, जो सम ऑफ ऑल रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोल रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन अ सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जितने भी टोटल रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस प्रोसेस, ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस। तो इसमें कंटिन्यूअस हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें ब्रेक डाउन हो रही है, टूट रही है, जैसे ग्लाइकोजन टूट रहा है, फैट टूट रहा है, और बहुत सारी चीजें ब्रेक हो रही है, ठीक है। डाइजेशन में बहुत सारी चीजें ब्रेक हो रही है, ठीक है। और कंटिन्यूअसली बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज हो रही है, प्रोटीन बन रहा है, फैट बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। बायोमोलिक्यूल, एक बायोमोलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होता है, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्शन हमेशा चलते रहता है, उसी को आप मेटाबॉलिज्म बोलते हो। और ये सारे कन्वर्शन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, एक एम्फीबोलिक पाथवे होता है, मतलब यहाँ पे क्रेब साइकिल से अमीनो एसिड भी बनते हैं, अमीनो एसिड क्रेब साइकिल में भी चली जाती है, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कैटाबोलिक पाथवे क्या होता है, जो ब्रेक डाउन रिएक्शन होती है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन होता है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपलर स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेक होता है सिंपल स्ट्रक्चर में। इससे क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, हीट यानी एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी हमारी बॉडी एटीपी के फॉर्म में स्टोर करती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में ब्रेक होते हैं, जैसे कि एग्जांपल व्हेन वी ईट व्हीट, ब्रेड और चपाती। जब हम व्हीट, ब्रेड या चपाती खाते हैं तो हमारी बॉडी में ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है पॉलीसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड में ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं। लास्ट में एनाबोलिक पाथवे मतलब बायोसिंथेसिस होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे हमारे बॉडी में सिंथेसिस ग्लाइकोजन का होता है, ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ठीक है। ऐसे फैट बनता है ग्लिसरॉल फैटी एसिड से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में बनती है। एनाबोलिक, उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। मेटाबॉलिक पूल क्या होता है, तो हमारे सेल में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल होते हैं जो एक या दूसरे बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, नए बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, तो उसी को मेटाबॉलिक पूल बोलते हैं। तो सेल में रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर यानी बचा कुचा बहुत सारी चीजें होती है, स्टोरेज। तो सेल में बायोमोलिक्यूल का स्टोरेज होता है, और ये स्टोरेज एंजाइम बनाता है, या एंजाइम की मदद से बहुत सारे अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि हम देखते हैं फैट और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही बोला है, इट इज द रिजर्वायर ऑफ बायोमोलिक्यूल इन सेल, ठीक है, ऑन विच एंजाइम कैन एक्ट, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर सकती है और बहुत सारे नई चीजें बना सकती है, इवन एंजाइम भी बना सकती है, ठीक है। बायोलॉजी बिकेम्स अलाउ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू अनदर टाइप। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर मॉलिक्यूल को एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है और उसको रीयूज करती जाती है बॉडी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट किया जाता है। देखो, आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाते हो, बहुत सारा खाना आप खा रहे हो, ठीक है, और आप बैठे हो, आप एनर्जी को यूज नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हमने क्रेब साइकिल में पढ़ा है। क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ये एटीपी प्रोवाइड को तो करते हैं, हमको एटीपी तो देते ही है, साथ में ये क्या करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट और सेल्यूलर फंक्शन करते हैं, जैसे मेटाबोलाइट कैन बी एडेड और विड्रॉन फ्रॉम द पूल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। जैसे क्रेब साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसी अल्फा कीटोग्लूटारेट से अगर अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है तो अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है। उसी ऑक्सैलो एसिटेट से अमीनो एसिड बन जाता है, या पायरुविक एसिड से अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है। एसिटिल कोए से फैट बन जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ सेल कि चीजें बनानी है या तोड़नी है, सेल को जैसी जरूरत होगी वैसे सेल अपना काम करेगा। मेटाबॉलिक पूल यानी ये सारे सब्सटेंस पे एक्ट करेगा, उसको बनाना होगा तो बनाएगा, उसको तोड़ना होगा तो तोड़ेगा। सेल मतलब बॉडी की जरूरत के हिसाब से, बॉडी की क्या जरूरत है, ठीक है। आगे का डिस्कशन हमारा है, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये क्या देता है आपको, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है, और साथ में CO2 वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। लिपिड और ग्लिसराइड, ये आपको ग्लिसरॉल फैटी एसिड देते हैं, इससे भी एनर्जी मिलती है, ठीक है, साथ में CO2 H2। आगे प्रोटीन भी अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, अमीनो एसिड से भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये भी, ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूस यूरिया वगैरह, मतलब एक तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह बनता है, इस प्रोटीन से नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया बनता है, ठीक है। इसके अलावा हम सिंथेसिस, ये कैटाबोलिक रिएक्शन होगी। अब एनाबोलिक देखो, एनाबोलिक बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे तो ग्लाइकोजन बनेगा, बहुत सारे ग्लिसरॉल फैटी एसिड मिलेंगे, ट्राइग्लिसराइड बनेंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे, प्रोटीन, ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारे पास, सेकेंडरी मेटाबोलाइट और बायोमोलिक्यूल का, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमने देखा, ये बड़े छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये प्लांट या फंजाई वगैरह इसको बनाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट इनको बनाते हैं।
ये प्लांट में कोई रोल प्ले नहीं करते, दे डू नॉट प्ले एनी फंक्शनल रोल इन द प्लांट के किसी काम के नहीं होते, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, कि उसमें कौन से केमिकल है, ठीक है, कंटेनिंग शुगर रिंग वगैरह, कंपोजिशन क्या है वगैरह, नाइट्रोजन है नहीं है, सॉलिबिलिटी कैसी है उसकी सॉल्वेंट में, पाथवे कौन सा फॉलो कर रहा है सिंथेसिस के लिए वगैरह वगैरह। तो ऐसे इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है बोला है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली मेन बात यह है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम प्लांट फंजाई और बैक्टीरिया बनाते हैं बेसिकली, और इनके ये काम के नहीं होते, इट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इनटू मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये हमारे काम आते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्लांट और फंजाई से ये निकाल के लेते हैं और ये हमें कुछ फायदा देते हैं, हम इसको मार्केट में बेचते हैं मेडिसिन बनाने के लिए और बहुत कुछ बनाने के लिए, ठीक है, दवाई परफ्यूम ये सब बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्लांट में इसका एक ही काम होता है कि ये प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, क्या देता है, प्रोटेक्शन। इकोलॉजी से क्वेश्चन है, आपको पूछेगा कि प्लांट को प्रोटेक्शन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या फंक्शन है प्लांट के लिए, तो प्लांट को ये प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन यानी कैसे, कि प्लांट में ऐसे कुछ हार्मफुल केमिकल वगैरह बनते हैं जो खा के जो एनिमल है वो थोड़े से ये हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अनईजीनेस होती है उनको, और उसी वजह से वो फिर से उसे नहीं खाते, ठीक है। तो हमको कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, टर्पीन्स मिलते हैं। टर्पीन हम देखते हैं मेवेलोनिक एसिड से बनता है, जो कि बहुत सारे कार्बन यूनिट और हाइड्रोजन से बना होता है, और टर्पीन्स को हम जनरली पेंट वगैरह में भी यूज करते हैं, टार्पिन आपने सुना ही होगा, ठीक है। दूसरा आप बात करते हैं फिनोलिक्स। फिनोलिक कंपाउंड हमको मिलते हैं बेंजीन रिंग के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इनको खासकर परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जो कि एक्सेंट्रिक ड्राइवर्स क्लास है, डाइवर्स, और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल दिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर मिलेनिया इन मॉडर्न मेडिसिन। तो मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए इन्होंने, बहुत सारे डिसीजेस को क्योर करने के लिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूज होते हैं, जैसे कैंसर, हाइपरटेंशन, इन्फ्लेमेशन, इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, डिप्रेशन, ठीक है। मॉर्फिन एक तरीके का हम देखते हैं, एक तरीके का सेडेटिव होता है। सेडेटिव मतलब अगर ये लेते हैं तो आपको पेन किलर का काम करता है, मतलब आपको ये लेने से क्या होता है कि पेन फील नहीं होता। जैसे पहले के जमाने में जब राजा लोग जंग लड़ने जाते थे तो उनके पास मेडिसिन नहीं होते थे, है ना, ऐसे अपने साथ वो मेडिकल शॉप थोड़ी लेके जाते थे, वो क्या करते थे, बहुत सारे पेड़ पत्ते पौधे वो लेके जाते थे, तो उसमें मॉर्फिन का पौधा लेके जाते थे, पेपेवर सोमनिफेरम। अगर किसी को भी चोट लगी, जख्म लगी, कुछ ये हो गया युद्ध में, है ना, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसके उस जगह पे जख्म पे ये इसका ये लगाया जाता था लेप, ठीक है। तो उससे क्या होता था, उसको रिलीफ राहत मिलती थी। इसको आज के डेट में हम अपने नशे के लिए भी यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, ड्रग अब्यूज, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे अल्कोलाइड, निकोटीन, कोकेन, ठीक है, एंड अदर टर्पीन, कैनाबिनॉल आर वाइडली यूज फॉर रिक्रिएशन एंड स्टिमुलेशन। तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी मेडिसिन में यूज होता है, स्टिमुलेशन के तरीके से, कुछ डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है इनको, लेकिन कुछ लोग इनका गलत फायदा उठाते हैं, इनको एज अ सेवन ये करते हैं, व्यसन यूज करते हैं, एडिक्शन के तरफ फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। फ्लेवर्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, इम्प्रूव आवर फूड प्रेफरेंस, ठीक है। तो बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लेवर्स की चॉकलेट आती है, बहुत सारे फ्लेवर के वेफर्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट आते हैं, तो उनमें जो फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट से डाले जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ कैबेज, कैबेज का अरोमा ये जो है एंड इट्स रिलेटिव आर कॉज्ड बाय नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेनिंग केमिकल ग्लूकोसाइड प्रोटेक्ट दिस प्लांट फ्रॉम द मेनी पेस्ट। यहाँ पे बोला है कि कैबेज में और उनके बहुत सारे रिलेटिव में ऐसा एक अरोमा, एक स्मेल होता है जो कि सल्फर के कारण आता है, सल्फर के कारण या ग्लूकोसाइनोलेट के कारण। ये क्या करता है, ये उनको बहुत सारे पेस्ट यानी इंसेक्ट से बचाता है। टैनिन ये जो है इट इज एडेड इन वाइन एंड चॉकलेट। टैनिन नाम का एक बेसिकली केमिकल प्लांट से मिलता है, ये वाइन और चॉकलेट में हम डालते हैं ताकि उसकी एस्ट्रिंजेंसी मतलब उसकी थिकनेस बढ़ा सके, थिकनेस है ना, थोड़ा गाढ़ा बनाया जा सके उसको। वाइन को, चॉकलेट को गाढ़ा बनाने के लिए हम इसमें टैनिन ऐड करते हैं, ठीक है। सिंस मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर हैविंग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, बहुत सारे मेटाबोलाइट में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होते हैं, इसलिए इसको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब जो हम बहुत फैक्ट्रीज में बहुत सारी चीजें, अचार, जैम वगैरह बनता है ना, तो उसमें भी ये डाले जाते हैं ताकि ये लंबे समय तक प्रिजर्व रहे यानी अच्छी कंडीशन में रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंजाइम वाला टॉपिक और सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। बहुत टाइम लगता है ये वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। अगर आप एक वीडियो को लाइक कर दोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे चैनल को शेयर करो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहो, खुश रहो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।